नमस्कार दोस्तों, मैं इकरामुल हक। आज एक विशेष चर्चा पर साथ लगभग 1996 से पत्रकारिता जगत में अपनी एक खास पहचान छोड़ने वाले शख्स से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा, जो कि भागलपुर में सूफ़ी कॉन्फ्रेंस, जो कि ऐतिहासिक रहा, 27 और 28 तारीख को 2 दिवसीय जो सूफ़ी कॉन्फ्रेंस था, वो दिल्ली से चल करके आए और यहाँ पर उन्होंने कवरेज की। वो शख्स हैं दूसरा मत के संपादक। पहले तो आपका इस्तकबाल करेंगे सिटीजन टाइम्स में सर। जी शुक्रिया, और आप सभी दर्शकों को आदाब, नमस्कार, शुभ प्रभात। जो सवालों का सिलसिला शुरू हो उससे पहले सूफ़ी कॉन्फ्रेंस के बारे में हम लोग पहले बात करें। सूफ़ी कॉन्फ्रेंस जो भागलपुर खानका पीर दमड़िया में आयोजित हुआ, और जिस तरह से शाह फ़खरे हसन साहब को 15वें सज्जादा नशीं का एक उपाधि और ख्याति मिला पीर दमड़िया की तरफ से, ये तमाम 2 दिनों का कवरेज सर आपका कैसा रहा? देखिए, ये सूफ़ी महोत्सव आपके रेशमी शहर भागलपुर में हुआ, लेकिन ये नेशनल कॉन्फ्रेंस आप इसे कहेंगे, और इस तरह के कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत भी थी। और मैं फ़खरे हसन साहब को इस बात की दाद देना चाहूँगा कि इन्होंने भागलपुर में इतना बड़ा फंक्शन करा दिया, इतने मशहूर लोगों को बुला दिया, जैसे फंक्शन की ज़रूरत नेशनल लेवल पे थी, उसकी पूर्ति इन्होंने की है। ये मुबारकबाद के पात्र हैं। और सूफीज़्म जो आज देश का माहौल है, उसमें जो है वो दरगाह का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए कि हिंदू मुस्लिम एकता इस वक्त की ज़रूरत है, और उस ज़रूरत को पूरा करने में दरगाह जो है, कल भी सामर्थ्य था, आज भी सामर्थ्य है, और इंशाअल्लाह आगे भी सामर्थ्य रहेगा। सिर्फ दरगाह को आगे बढ़ के पहल करने की ज़रूरत है, और लोग दरगाह को लब्बैक करने के लिए तैयार हैं। फ़खरे साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और यहाँ से पूरे देश ही क्या, पूरी दुनिया में एक मैसेज किया है कि दरगाह जो है वहाँ दुआ भी कबूल होती है, और दरगाह के खिदमतगार जो हैं, अगर वो चाह लें तो गंगा जमनी साजी तहज़ीब को फिर से ज़िंदा कर सकते हैं। शाह फ़खरे हसन साहब के अंदर एक आग है, एक चिंगारी है, एक सोच है, और वो अच्छी शख्सियत भी हैं, और उनके अंदर जितनी खूबियां हैं, अगर उन खूबियों को समेटते हुए इसी तरह काम करते रहें तो मुझे लगता है कि एक दिन वो अब अपनी क़यादत भी देने में कामयाब रहेंगे। तो सिटीजन टाइम्स का भविष्य किस तरह से, आप चूँकि एक अनुभवी पत्रकार हैं, और यूट्यूब चैनलों को आज ख़ास तौर से कहा जा सकता है कि अखबार की दुनिया में जिस तरह से अखबारों को चुनौती मिली है, उस तरह से यूट्यूब को भी चैनलों और अखबारों से मिली है। क्या लगता है सर कि कितना कारगर हो सकता है खानका का ये कदम? नहीं, अच्छा है। देखिए कि मीडिया जो है वो एक आज की ज़रूरत है, और एक ऐसी मीडिया जो पक्षपात नहीं करती हो, तो बिना भेदभाव के समाज के हित में, देश के हित में अगर कोई मीडिया या कोई लोग मीडिया को आगे बढ़ाते हैं तो वो देश के लिए काम करते हैं, उनको देश प्रेमी कहना चाहिए। और अगर फ़खरे साहब मीडिया सेंटर खोलकर मीडिया को प्रोत्साहन देते हैं तो मैं उनकी तारीफ़ करूंगा, और लोग भी उनकी तारीफ़ करेंगे। आपके व्यक्तिगत पहलुओं को छूना चाहूँगा। सन 1996 में आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में कैसे रुचि आई कि मुझे अखबार के ही क्षेत्र में जाना है, यार आज़ाद को अखबार में ही नाम कमाना? नहीं, अखबार में जाने का कोई शौक़ नहीं था, लेकिन अखबार में जाने की, लिखने की शुरुआत जो है एक घटना से हुई कि मैं जब इंटर में पढ़ता था तभी से मुशायरे वगैरह में जाता था। तो कई बार जो है हमारे नाम को अखबार में जो है नहीं दिया जाता था, चाहे जिस वजह से। तो ये बात मुझे चुप थी कि मैं गया और मुझे मेरा नाम नहीं दिया। तो फिर मैंने क्या किया कि वो मुशायरे में जाता था, कविताएं या गज़ल पढ़ने के बाद फिर मैं नोट करता था, और उसको बेहतरीन ढंग से जो है मैं भेजता था, तो हमारी चीज़ छपने लगी। देखिए, बेगूसराय की मिट्टी में ख़ासियत है कि वो उसमें आपको कलम के सिपाही भी मिल जाएंगे, और थोड़े से अपराधित का भी बोध आपको कभी कभी होगा। तो ये दोनों चीज़ है कि जो जिस लाइन में अगर कोई बेगूसराय का अपराध की दुनिया में चला गया तो वो बड़ा नाम हो जाता है।
वो कलम की दुनिया में चला गया तो वो बड़ा नाम हो व्यावसायिक जीवन के अगले पड़ाव को पर हम चलते हैं। दूसरा मत जो अभी प्रकाशित आप कर रहे हैं दिल्ली से जो शाया होती है और ग्लोबल ऑब्जर्वर, दो आपके जो महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि जो आपका एक स्ट्रेंथ है। दूसरा मत कब शुरू किया और कैसे ख्याल आया कि दूसरा मत एक मैगजीन निकाली जाए और साथ में ग्लोबल ऑब्जर्वर अखबार भी निकाला जाए और इसकी मजबूती के लिए मेहनत की जाए, कैसे जहन में आया सर? देखिए, ये 2002 से दूसरा मत जो है वो हमने शुरू किया। हमारे जहन में 2001 के बाद जब ईटीवी में गया तो कई बार ऐसा लगा कि जब भी आप चैनल में काम करेंगे या आपने काम किया होगा तो आपको होगा कि प्रेशर में और कई चीज़ों चैनल में जो है जो आपको अच्छा भी लगता है और आपको नागवार भी गुजरता है, लेकिन आप बंधे हुए होते हैं। आप मालिक तो होते हैं नहीं, आप मुलाजिम होते हैं। तो मुलाजिम होते हैं और जब आप छोटे पद पर रहते हैं तो आप फैसला नहीं कर सकते, और बड़े पद पर भी रह के आप फैसला इसलिए नहीं कर सकते कि मालिक आपको जो कहेगा आपको सुनना है। तो उसी वक्त मेरे ख्याल में आया कि मुझे जो है एक ऐसा नाम चाहिए कि इसलिए कि पहला मत तो सरकार का होता है, तो पहला मत तो मैं रख नहीं सकता था, और रखता तो वो टेक्निकल भी और वो ऐसे भी वो सही नहीं होता। पहला मत तो सरकार का होता। हमने इसलिए रखा कि दूसरा मत का मतलब कि जो सरकार का मत नहीं है, और सरकार के मत से आप अगर इत्तेफाक रखते हैं तो ये पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता है सरकार की आलोचना करना, सिस्टम के विरुद्ध खड़े होना। हाँ, इसलिए कि सिस्टम जो है गलती करती रहती है। कोई भी सिस्टम है, चाहे वो सरकारी शासन पद्धति हो या बादशाहों की शासन पद्धति रहे या कोई ऐसे रहे, वो उसका काम ही है कि जब आदमी काम करता है तो उससे गलती होती है। आपने सुना होगा कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे घुटने के बल चले। तो जो शहसवार होंगे वो गिरेंगे भी, ये प्रकृति कुदरत का नियम है। तो गलतियां सरकार से होंगी, तो पत्रकार को और पत्रकारिता का काम ही है कि सरकार को जब सरकार डगमगाए तो उसे थाम लेना। ये काम पत्रकारिता का भी है और ये काम साहित्यकार का भी है। एक बार का ये वाकया है कि लाल किले से नेहरू जी निकल रहे थे, तो वो सीढ़ी से उड़ते डगमगा गए, तो दिनकर जी उनके पीछे पीछे चल जाए। हमारे बेगूसराय के दिनकर है जिन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जान, तो उन्होंने नेहरू जी को पकड़ लिया। तो नेहरू जी मुस्कुराने लगे, तो उन्होंने कहा कि जब राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य उसे थाम लेता है। तो हम पत्रकारिता और साहित्य का काम जो है लड़खड़ाती हुई सियासत को थामने का भी है, राह दिखाने का भी है, और जब उसकी आंखें में धूल पड़ जाए और वो आंखें बंद करके चले तो उसको उसकी बाहों को पकड़ के रास्ता भी दिखाना, ये साहित्य का भी काम है, ये पत्रकारिता का काम। पत्रकारिता का काम जो है चमचागिरी नहीं करना है, मुखबिरी नहीं करना है, दलाली नहीं करना है। पत्रकारिता बहुत ही पवित्र चीज़ है और इस पवित्रता को बनाए रखने की पत्रकारों की भी जिम्मेदारी है। मैं देश के पत्रकारों से कहूँगा कि या तो आप पत्रकारिता में नहीं आएँ, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको रुतबा की ज़रूरत है, आपको बहुत कुछ चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों की ज़रूरत, तो आप पत्रकारिता में नहीं आए। पत्रकारिता कभी किसी को बड़ी गाड़ी नहीं देती है, पत्रकारिता कभी किसी को आलीशान मकान नहीं दे सकता है। देश के जो बापू जी थे गांधी जी ने कहा था कि अगर धन उपार्जन के स्रोत के साधन से अगर पत्रकारिता का क्षेत्र चयन करते हैं तो ये क्षेत्र आपके लिए सुटेबल नहीं होता है, जो आप अभी कह रहे हैं। खैर हम आगे बढ़े सर। सैयद शाहनवाज हुसैन का वो चुनाव मुझे याद है जब बुलू मंडल चुनाव जीते थे, और उसी वक्त शाहनवाज हुसैन भी भारतीय जनता पार्टी से भागलपुर से चुनाव लड़ रहे थे। आपने अपने मैगजीन में दूसरा मत में एक लेख लिखा था और उसके बाद ही उसकी हार हुई थी, ऐसा भागलपुर की जनताओं ने कहा। शायद शाहनवाज हुसैन की गलतियों को दूसरा मत के माध्यम से आपने आईना दिखाने की कोशिश की, जिसके बाद से सैयद शाहनवाज हुसैन की हार हुई। ये कड़वाहट शाहनवाज हुसैन शायद आज तक यार आज़ाद को नहीं भूल पाए। क्या वो कहानी था सर, आप थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। देखिए 98 में इसी कुबेर टाइम्स में अखबार में मैंने एक लेख लिखा था जो इत्तफाक से शाहनवाज हुसैन उसे अपने ख़िलाफ़ मान लिए थे। ये शाहनवाज हुसैन उस वक्त जो है मुस्लिम माइनॉरिटी मोर्चा के सेक्रेटरी हुआ करते थे और वक्फ बोर्ड के मेंबर थे, और ये आरिफ बेग के चेला माने जाते थे। उनका थैला उठाते थे, मतलब उनके बैग को लेके वो जहाँ जाते थे उनके बैग को लेके ये पीछे पीछे जाते थे। हाँ, तो खैर इन्होंने क्या किया था कि इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि मुसलमानों का एक जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाए। मुझे लगता है कि आज भी इनके साथ मुसलमान नहीं है, उस वक्त कहाँ से मुसलमान होगा। तो इन्होंने क्या किया कि 5-5 रुपये की टोपी 50-60 रुपये खरीदी और 40-50 लोगों को
झुग्गी झोपड़ी जहाँ से होते हैं उनको बुला के जंतर मंतर टोपी पहना के नारा लगा। तो जिंदाबाद शाहनवाज हुसैन जिंदाबाद, ये जिंदाबाद वो, तो मुझे प्रोनाउंसिएशन से पता चल गया कि ये सूफी। तो मैंने एक आदमी से इसी तरह पूछा, अरे विनोद जी क्या हाल चाल है? तो उसने कहा विनोद नहीं, मेरा नाम सुजीत है। इसी तरह मैंने 3-4, फिर हमारे फोटोग्राफर थे वो जो टोपी पहने हुए थे, टोपी पहने थे, ये सारे वो गैर मुस्लिम थे, ठीक है, मुसलमान कोई नहीं थे, लेकिन वो टोपी बना के उनको बताया जा रहा था, फोटो खींचा जा रहा था कि ये मुसलमान जो है शाहनवाज हुसैन ने इतने मुसलमान को करके और समर्थन में लोग आए। फिर मैंने अपने फोटोग्राफर और फोटो सहित अखबार में वो छप गया। जब छप गया तो AR आज़ाद इत्तेफाक से था कि वो, हालांकि ऐसी खबरें जो हैं, जो रूटीन की खबरें होती हैं उसमें नाम नहीं दिया जाता है, लेकिन किस वजह से था मैं नहीं जानता हूँ कि मेरा नाम भी उस पर आ गया मेरी रिपोर्ट के साथ। तो खैर ये पागल की तरह जो जब हुआ तो आडवाणी के पास कटिंग जाती थी। हमारा अखबार जो है वो बहुत ही मकबूल था सियासतदानों के बीच, तो वो अखबार आडवाणी जी के पास कटिंग गई और शायद 98 में ही कोई लोकसभा का फिर से चुनाव होना था, इनका टिकट कट गया। उद्योग मंत्री बन गए, बिहार में कहा जाता है कि उद्योग ही नहीं है, तो अब आपकी कलम क्या उसके बारे में लिखेगी? नहीं देखिए, है क्या कि इनको पोर्टफोलियो जो है उद्योग मंत्रालय दे दिया गया है कि जाहिर सी बात वहाँ काम नहीं है, और शाहनवाज हुसैन को काम करने के लिए आता भी नहीं, इनको पैसा बनाने के लिए आता है। और आपको जान के होगी कि भागलपुर तो चुनाव हमारे, और किशनगंज तो दोबारा जो चुनाव लड़े हैं वो, उसमें मेरी भूमिका है, लेकिन इन्होंने जो है 5 पोर्टफोलियो में रहते हुए 500 करोड़ रुपया कमाया। उसमें भी एक है जिससे अमित शाह इनसे बहुत चिढ़ते हैं, मोदी जी बहुत चिढ़ते हैं, लेकिन ये 5 सीट जो है आपके ओवैसी साहब ने जो ले आए, तो ये बीजेपी को थोड़ी सी ये लगी कि हमारा भी एक आदमी हो तो उनको रोक सके, तो कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया। तो ये मजबूत चेहरा है। हाँ, लेकिन अल्पसंख्यक का एक मजबूत चेहरा जो है मुंगेर के अजवर शमसी है, वो पढ़े लिखे। जम्मू कश्मीर में एक निकाय चुनाव हुआ था शाहनवाज हुसैन के नेतृत्व में, जो कि वहां पर असिस्ट करने गए थे अनुराग ठाकुर। उसके बाद से इसको जो MLC लाया गया, बिहार की राजनीति में जो एंट्री दिलाई गई, क्या लगता है ये मर्सी वाली राजनीति थी या फिर जम्मू कश्मीर की सफलता वाली राजनीति थी? नहीं, देखिए सफलता में तो एक चीज़ ये जान लीजिए कि शाहनवाज हुसैन में जो क्वालिटी है वो पैर छूने की क्वालिटी है, ठीक है, और कुछ दूसरी चीज़ें पेश करने की क्वालिटी है, ठीक है। इनके अंदर कोई क्वालिटी है ही नहीं, ठीक है। ये रहमो करम पर, आरिफ बेग के रहमो करम पर दिल्ली में हुए, वक्फ बोर्ड के मेंबर बने, उसी किसी न किसी यहाँ जो रहमो करम पर बने हैं उसके पीछे जो है सुशील मोदी जी हैं। ये सुशील मोदी जी के भी भक्त हैं। जाहिर सी बात है कि शिष्य कितनों ख़राब होगा और गुरु उसको कुछ न कुछ जो है उसके दे ही देता है, तो उद्धारक वो बने हैं। मैं आपको बता 2 साल पहले की बात है, शाहनवाज हुसैन अमित शाह के पास गए। इनको पहले तो टाइम नहीं दिया जाता था, लेकिन टाइम दिया गया, 2 मिनट का इनको टाइम दिया गया और उनसे अमित शाह इन्होंने कहा कि सर इन्होंने कहा कि देखिए आपको भाग से ज़्यादा मिल चुका है और काबिलियत से ज़्यादा पार्टी आपको, अब आप संगठन पर ध्यान दीजिए। राज्यसभा, लोकसभा और मंत्री संतरी के भूल जाइए, बहुत बन चुके हैं। और 2 मिनट के अंदर ये खड़े, इनको बैठने के लिए भी नहीं दिया गया, खड़े ये जो है लौट के चले। लेकिन सुशील मोदी, जाहिर सी बात है कि बिहार चलाना है तो अमित शाह कहीं न कहीं किसी की बात तो सुननी पड़ेगी, तो सुशील मोदी जो है इनको यहाँ तक लाए हैं। अब ये क्या करेंगे नहीं करेंगे तो आगे का रास्ता इनका काम बताएगा, लेकिन कुल मिला के कि ये एक बंदा बहुत ही एहसान फरोमोश है, ये लिखो और फेंको वाले पेन की तरह है। आखिर में बस एक ही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप सूफी कॉन्फ्रेंस में आए थे, भागलपुर आकर कैसा लगा सर, भागलपुर के लोगों के लिए कुछ आपकी तरफ से? जी, भागलपुर ये हमारा जो है तीसरा दौरा है सॉरी। और भागलपुर ठीक है, भागलपुर में जो है दंगों का जख्म देखा है, तो भागलपुर शहर को, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, जिस भी बिरादरी और कौम से हों, उनको मिलजुल कर रहने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर से दंगा और हिंदू मुसलमान के बीच में मनमुटाव कभी न रखें, नफ़रत को छोड़ें। और मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो मसलक को छोड़ दें। मसलक जो है वो मुसलमानों को बहुत पीछे कर दे। मेरा बहुत ही उनसे बहुत गुजारिश है भागलपुर वाले लोगों से कि देखिए कि आप इतनी तादाद में पॉलिटिकल पार्टी टिकट नहीं देती, क्यों? आप तो हर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपकी है नुमाइंदगी है, सबसे ज़्यादा वोटर आप हैं, सबसे ज़्यादा। लेकिन फिर ऐसा क्यों? इसलिए कि अंग्रेज़ों को जो नीति है कि बांटने वाली, उससे आप सावधान रहें, बटे नहीं। अब एक होने की कोशिश करें, आपने बहुत बट लिया, अब एक होने की शुरुआत कीजिए। और
जाहिर सी बात है। और हिंदू मुस्लिम एकता को भी कीजिए कि नफ़रत को छोड़ दीजिए, चाहे किसी से नफ़रत हो, नफ़रत को छोड़ दीजिए, आप कामयाब होंगे, भागलपुर कामयाब होगा। और जब भागलपुर कामयाब होगा तो यहाँ जो रेशम उद्योग है वो फलेगा फूलेगा। सब मिल के इसके लिए काम कीजिए। और इस जो पुरानी परंपरा है भागलपुर की, जो लघु उद्योग है, उसको ज़िंदा करने के लिए आप लोग एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाइए कि भाई हमारा भागलपुर शहर है फिर से औद्योगिक नगरी बनेगा। और आप कोशिश करेंगे तो ऊपर वाला ज़रूर जो है मदद करेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो अभी आपने यार आज़ाद साहब को सुना और इन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कही कि भागलपुर में 1989 का दंगा भी देखा है, लेकिन अब ज़रूरत आ गई है कि हिंदू मुस्लिम सभी एकजुट होकर के इस शहर को आगे बढ़ाए। और बुनकरों के लिए यार आज़ाद साहब ने ख़ास तौर पर चर्चाएं की कि भागलपुर को एक औद्योगिक नगरी के क्षेत्र में फिर से विकसित करने की कोशिश कीजिए, सरकार पर इतना दबाव डालिए कि सरकार भागलपुर को फिर से जीवित करे औद्योगिक क्षेत्र में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जो भी इस वीडियो को यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने ज़रूर मुझे फीडबैक दें।